नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक. This is the next class. Offense is what? Criminal breach of trust. So we are going to discuss now the criminal breach of trust. In the last class we have discussed dishonest misappropriation. That was the section 403 IPC and this is section 405 IPC and BNS में कहें तो section 316. लिख लीजिए. very very important for your prelims, very very important for your mains. प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा. कई बार इसमें स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. तो कैसे कैसे करना है फिर बताया हूँ आपको. देखिए, जो इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो आपको रटनी है. आप इसके जो एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 2 है, उसको आप अपनी सेल्फ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो बेयर एक्ट की इनिशियल है जिसमें डेफिनेशन गई है उसको आप एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखेंगे. अब मैंने वीडियो में भी आ गया है और लिखवा भी दिया है. अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे, देखो मैंने बात नोट की है, वट एवर आई एम स्पीकिंग शी राइट्स. और कुछ लोग ऐसे देखते रहते हैं जैसे कोई वो चल रहा हो प्रवचन टाइप है, सुनना है केवल. भैया क्लास में कोई बात बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट बता रही है, तो नोट करनी चाहिए. कब तक रखोगे मेमोरी में, भूल ही जाओगे. लेकिन करते नहीं आप. तो बेयर एक्ट की डेफिनेशन को आप लोगों ने एग्जैक्ट लैंग्वेज में रटना पड़ेगा. इसकी एक्सप्लेनेशन 1-2 को आपको लिबर्टी है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सभी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे. ठीक है, ये जरूर इतनी गाइडेंस के बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ हमें इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को. डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन से डिफरेंस आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. इन दोनों में क्या अंतर है. समटाइम्स वो आपको एक्सटॉर्शन में, मतलब जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं अभी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, और ये आ रहा है 5th आ गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. इन सब में किसी से भी किसी का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं वो. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस, राइट. और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक्सप्लेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक्सप्लेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को एक्सप्लेन कीजिए और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तथा डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का अंतर समझाइए. ये आपका मेन सा क्वेश्चन है. लिखना कितने मिनट है हम लोग अभी बात करेंगे इस क्लास के बाद में. पहले ये टॉपिक पढ़ा लूँ, देन वी विल डिस्कस टुडे आंसर राइटिंग क्लासेस. किस तरीके से हम लोगों ने आंसर राइट करने चाहिए, क्योंकि 4-5 जो इंटरलिंक टॉपिक्स हैं वो आज खत्म हो जाएंगे. चलिए, यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ. आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज समझने से पहले थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए क्या है ये. से देखिए, इन केस ऑफ थेफ्ट व्हाट वी स्टडीड दैट एक्यूज्ड टेक्स इंटेंडिंग और डिसऑनेस्टली इंटेंडिंग टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी मूव्स दैट प्रॉपर्टी. वहाँ पर क्या है, थेफ्ट में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एक्यूज है वो किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली लेने के लिए उसको मूव करता है आउट ऑफ द पोजेशन एंड विदाउट द कंसेंट. ठीक है, वहाँ पर तो यह है कि हम बिना कंसेंट के किसी की चीज़ को ले रहे हैं और वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है. उसका फिर एक नेक्स्ट वर्जन आया कि वहाँ पर भी आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं. बेसिकली यू आर डिप्राइविंग समवन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. थेफ्ट में भी आपने किसी को उसकी संपत्ति से विमुक्त किया, विरक्त किया आपने. एक्सटॉर्शन में भी ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू आर पुटिंग समवन इन फियर. यू इंड्यूस समवन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी कि भाई तू ही निकाल के दे मुझे. अब मैं इतनी हिम्मत भी नहीं करूँगा, मैं इतनी जहमत भी नहीं उठाऊंगा कि मैं चुपचाप निकालूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, तू ही मुझे निकाल देगा प्रॉपर्टी. ये एक्सटॉर्शन में आ गया. लेकिन समटाइम्स जो विक्टिम है वो भी थोड़ा सा
रजिस्टर कर सकता है, तो एक्यूज फिर वो हिंसा का प्रयोग करता है, तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन एग्रेवेट हो जाते हैं। इन्हीं की एग्रेवेटेड फॉर्म है आपकी रॉबरी। रॉबरी भी कई बार इंसान अकेले कर सकता है या फिर वो ग्रुप में कर सकता है। तो जब 5 या 5 से अधिक लोगों का ग्रुप हो जाएगा तो उसी रॉबरी को हम बोल देते हैं डकैती बोल देते हैं। तो ये सब हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है ना, हम यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी शुरू में, ना हमने किसी को डिसेप्शन प्ले किया, ना हमने थ्रेट का इस्तेमाल किया, ना हमने कोई वॉयलेंस की यूज़ की, हम बड़े ईमानदार थे। प्रॉपर्टी हमारे पास भगवान की कृपा हुई, लक्ष्मी माँ की कृपा हुई और संपत्ति मोबाइल प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। बाद में हमारे अंदर एक शैतान जागा कि अरे इस प्रॉपर्टी की तुम अपने लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑफेंस हो गया डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का हो गया, जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी इतने भी हिम्मत नहीं करनी है आप लोगों ने। यहाँ प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही है, यहाँ पर आप ले नहीं रहे इनोसेंटली, यहाँ पर एक इंसान की किस्मत खराब है ना। कहते हैं ना कि जब इंसान की गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ऐसे हालात बन जाते हैं नियति के। तो यहाँ पर जो विक्टिम है वो एक्यूज के पास खुद जा रहा है कि भाई साहब ये मेरे गहने हैं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब संभाल के रखना, देखो मुझे आप पे बड़ा विश्वास है। हाँ कोई बात नहीं, बस इसे मेरे भैया को दे देना, या इसे मेरी बैंक में जमा कर देना, या जब मैं मांगूँ मुझे ही वापस कर देना, बस आपसे एक गुजारिश है। हाँ भाई साहब चिंता ना कीजिए, आप जो विश्वास आपने बनाया वो विश्वास बना के रखेंगे। जब वो लेने आया प्रॉपर्टी, हाँ भाई साहब क्या आपने ऐसा कहा था, अरे वो तो मुझसे खर्च हो गए, वो तो मैंने अपने लिए खर्च कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जो विक्टिम है वो आपके पास प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है, ही इज रिपोजिंग फेथ इन द एक्यूज्ड, वो ट्रस्ट दिखा रहा है एक्यूज्ड पे। यहाँ का जो आप देखेंगे, जो मेन एलिमेंट आपको दिखाई देगा कि अपराध क्यों हुआ, क्योंकि एक इंसान ने दूसरे इंसान में विश्वास किया, ट्रस्ट किया, एंड आउट ऑफ दैट ट्रस्ट वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर भी की। एंड बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर जो प्रॉपर्टी एक्यूज के पास आई कैसे है, ही डिड नॉट टेक, उसने खुद नहीं ली है, उसने उसको प्रॉपर्टी वो डिलीवर की गई है विद द इंस्ट्रक्शन कि आप इसका आगे क्या करोगे। आगे क्या करने में क्या हो सकता है, आप वापस भी कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को मैं ये कह सकता हूँ कि आपने मेरे भाई को दे देना, मेरे बैंक में जमा कर देना, मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर देना। लेकिन वो जो आपको डायरेक्शन दी थी आपने उसका पालन नहीं किया, उस डायरेक्शन को वॉयलेट किया, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, अपनी उस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया या कन्वर्ट टू योर ओन यूज़ कर लिया। तो अगर ऐसा होता है तो वो ऑफेंस होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं आपराधिक न्यास भंग। आप देखिए हिंदी में इतना जरूर काम करेंगे आप लोग, जितने भी ऑफेंसेस हैं इनको हिंदी में जरूर नाम याद कर लें आप लोग, आपराधिक न्यास भंग। चलिए अब हम लोग टेक्निकली पढ़ लेते हैं। देखिए whoever being in any manner entrusted with the property or with any dominion over property, please say this word, आपराधिक अब मैं तो गला फाड़ फाड़ कई बार कह चुका कि डिग्लोट लो, द्विभाषीय लो, न्यास भंग, आपके पास डायरेक्ट होना चाहिए दोनों लैंग्वेज में। whoever being in any manner entrusted with property or with dominion over property, इसी को समझते हैं पहले। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, जिस किसी को भी किसी भी प्रकार से क्या की जाए, प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जाए, बीइंग इन एनी मैनर एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी। तो प्लीज नोट डाउन द वर्ड हियर, व्हाट इज दैट, दिस इज द वर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी और इट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। It means what? Property may be of any kind. It may be movable property or it may be immovable property. Likewise, we have seen in case of what? In case of this was the theft case. Theft में I show you again. This was the case of definition में था movable property. उसी प्रकार से dishonest misappropriation में था movable property, right? उसमें भी movable property था, इसमें भी movable property था, एक्सटॉर्शन में एनी प्रॉपर्टी था। तो
तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपसे। इंटरेस्टमेंट, इंटरेस्टेड को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्टेड? इंटरेस्टेड को हिंदी में बोलते हैं न्यस्त करना। व्हेन समवन इज डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी टू यू इन ट्रस्ट, व्हेन समवन इज डिलीवरिंग प्रॉपर्टी टू यू इन ट्रस्ट, इट मीन्स द प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड। आपको न्यस्त कर दी गई है, इसका मतलब ये हुआ आपको विश्वास करके वो प्रॉपर्टी दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफेंस इज दैट एक्यूज इज बीइंग इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, और यू कैन से इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का इंटरेस्टमेंट होना। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो कोई ऐसे नहीं 1 to 1 दे सकते हैं, किसी पेपर के थ्रू दे सकते हैं, आपको एग्जीक्यूटर बना सकते हैं विल का। इट मे बी इंटरेस्टमेंट मे बी इन मल्टीपल वेज। द ओनली थिंग इज वेदर द प्रॉपर्टी वॉज इंटरेस्टेड टू यू और नॉट। जैसे जो रिया मैडम है, रिया मैडम नई नवेली दुल्हन के रूप में ससुराल पहुंची, गहरों से लदी हुई, ठीक। सासू जी आई, बिटिया बहू रानी करके, बिटिया देखो ऐसा है, ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास गहने हैं, इतनी सारी लेडीज़ आएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सेफ्टी कंसर्न है, लाओ ये सब मुझे सेफ्टी कंसर्न में दे दो। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शी इज टेकिंग, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद नहीं उठाया उसने प्रॉपर्टी, यू आर गिविंग द प्रॉपर्टी टू योर मदर इन लॉ। तो बेसिकली ऑन डिमांड है ये, बट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज टेकन प्लेस है। यहाँ पर जो बहू है वो सास को प्रॉपर्टी डिलीवर कर रही है, और किस विश्वास के साथ कर रही है कि मेरी सासू माँ है, ऑन डिमांड मुझे वापस कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरा ही है, स्त्री धन मेरा ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द सासू माँ दैट इज द मदर इन लॉ इज बीइंग इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात ये। अब क्या होता है, आपने देखा जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं उसमें एक सेक्शन लगता है आपको 406 IPC 406, क्योंकि 405 का ऑफेंस है, 406 में उसका पनिशमेंट होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें यही होता है कि मेरा जो स्त्री धन था वो इन्होंने ले लिया था, अब ऑन डिमांड ये उसे वापस नहीं कर रहे हैं। मेरी जो प्रॉपर्टी है, मुझे मेरे साथ जो दहेज का जो सामान था वो मुझे वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमेशा 498A क्रुएल्टी करना है ना, और फिर दहेज का सामान वापस नहीं करने के लिए आता है 406। तो ये बहुत यू कैन से वाइडली यूज सेक्शन है, हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपको मिलेगा, आपको तब रिलेट कर पाएंगे। इंटरेस्टमेंट समझ गए होंगे अब तो क्या होगा ये। तो दूसरा क्या है, विद द डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इंटरेस्टमेंट में है डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, but sometimes property is not delivered to you in technical sense, but it come under your control, it come under your supervision। इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। ए पर्सन इज सेड टू हैविंग डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी व्हेन ही सुपरवाइजेस और एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी और इज इन चार्ज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इस एक लाइन को लिख लीजिए, when he supervises or exercise control or is in charge of that property। Are you getting? तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। when the property is in your supervision, like ऐसे समझ सकते हैं। इसमें केस आया था, केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना है इंस्पेक्टर ऑफ वाटर वर्क्स, द इंस्पेक्टर ऑफ वाटर वर्क्स। इसमें क्या था ये कि इसका काम क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखना था, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर फ्रॉम म्यूनिसिपल वाटर। जैसे ऐसे मान लीजिए आपका जो दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड का काम क्या है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना विद इन दिल्ली। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुआ, वाटर का बिल लिया जाता है, वाटर इज ए प्रॉपर्टी ना हो, तो वहाँ का जो इंचार्ज होंगे वो, तो यू कैन से ही इज हैविंग डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी डोमिनियन हो सकता है। किसी नहर के पानी को आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, उस पर आपकी डोमिनियन है, क्योंकि ऐसे नहीं किसी ने कहा कि लो 1000 लीटर या
कई लाख लीटर पानी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये आपका हुआ, इंटरेस्टमेंट ऐसा तो होगा नहीं, और फिर ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पर वो टेक्निकल सेंस की डिलीवरी नहीं दिखेगी आपको, जैसे यहाँ पर दिखती छोटी मोटी प्रॉपर्टी दिखती है डिलीवरी की। यहाँ पर क्या है, ही इज़ हैविंग डोमिनियन इन द सेंस कि ही इज ईदर सुपरवाइजिंग और ही इज, यू कैन से ही इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल और ही इज इन चार्ज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कोई ना कोई गोडाउन है ना, आपको वहाँ का सुपरवाइजर बना दिया गया है, तो नाउ इट कैन बी सेड दैट नाउ यू आर हैविंग द डोमिनियन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो you should be able to differentiate these words. What are the two words? Entrusted with property or with any dominion over property. और अब खुद से भी पूछना कि can you replace these words in your own language? Answer is no. तो आप यहाँ पर अभी हमने 4 शब्द ही पढ़े, तो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। सो नंबर 1 सिचुएशन क्या होगी, the accused is being entrusted with the property or he is having dominion over property. देन वॉट ही डज, प्रॉपर्टी तो उसके पास आ गई, प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है, वॉट इज डज देन, ही डज एनी ऑफ दीज एक्ट्स, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स। डिसऑनेस्टली, यू नो द मीनिंग ऑफ, कहाँ डिफाइन कराया था डिसऑनेस्टली, कहाँ डिफाइन किया गया है 2:7 में, एंड इसका फर्दर क्लैरिफिकेशन को हमने कौन सी पढ़ी 236 237। ये ध्यान रखना आपने, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्टली यू शुड रीड द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 27 BNS, और या फिर है उसको फिर रोंगफुल गेन रोंगफुल लॉस को समझने के लिए आपको पढ़नी चाहिए धारा 236 237 को पढ़नी चाहिए, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएट क्या होता है, उसको यूज करना, उसको खर्च करना, उसको यूज में लेना, एंड मिस लगा दिया गया तो क्या हुआ, नॉट एज पर लीगली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या हुआ, इधर यू आर डूइंग इट फॉर रोंगफुल गेन और फॉर रोंगफुल लॉस, है नहीं है, या तो आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, राइट। मिस एप्रोप्रिएट किस तरीके से कर रहे हैं, देखो एप्रोप्रिएट करना हो गया उसको, चलिए इसको उपयोग से समझते हैं हम लोग पहले, है ना, कंफ्यूज समझते, किसी वस्तु का उपयोग करना स्वयं के लिए, सही है, और मिस एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया कि दैट इज द रोंगफुल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, सही है। रोंगफुल यूज तो कई तरीके से हो सकता है, मैंने कहा कि भाई ये 1000 रुपये मैंने आपको दिए हैं, है ना, आप इसको मेरे भाई को दे देना, आपने उस पैसे को ये सोचा यार सर को समझ में नहीं आती बात, कितनी बार समझा चुके हैं, भाई को ना दे करके, भाई को तो जरूरत पड़ेगी 15 दिन के बाद, मैं सर के लिए 1000 रुपये के शेयर खरीद देता हूँ, यही 1000 के 1200 हो जाएंगे। यहाँ पर भी वॉलेशन ऑफ माई डायरेक्शन है, बट दैट इज नॉट विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली, वहाँ पर वो रोंगफुल गेन और रोंगफुल लॉस नहीं है। तो आप देखो वर्ड्स की महिमा समझिए यहाँ पर, ये है ना, अगर आपको क्रिमिनल लॉ समझना है तो आपको बेरेक्ट में जो यूज ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज करना आना चाहिए। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन कैसा है, डिसऑनेस्टली, इसका मतलब कि फॉर द पर्पज ऑफ ईदर कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, या उस मिस एप्रोप्रिएशन शुड बी कपल्ड विद रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। तो आपको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई थी, आपने क्या किया, उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, और वो भी कैसे किया, डिसऑनेस्टली किया, देन वी कैन से दिस इज द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अभी कुछ और भी ऐड होगा इसमें, लेकिन आई बिलीव कि पहला जो पॉजिटिव एक्ट है, पहला जो एक्ट था वो किसके द्वारा था, विक्टिम के द्वारा है, ही इज एंट्रस्टिंग द प्रॉपर्टी और ही इज ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी इन योर सुपरविजन, यू कैन से, राइट, डोमिनियन के केस में। और ये सेकंड एक्ट क्या है, दिस पॉजिटिव एक्ट इज बीइंग डन बाय द अक्यूज्ड, ये अभियुक्त का कार्य हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी। आई बिलीव नाउ इट इज सफिशिएंटली फिक्स्ड इन योर माइंड, प्लीज लेट मी नो। लेकिन मैं समझाता हूँ दोबारा, देखिए इसको आप, इस सेक्शन को आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, एक पार्ट ये है, दिस एक्ट इज बीइंग डन बाय होम, जो अपराध का विक्टिम होगा वो,
ही इज इंटरेस्टिंग द एक्यूज विद प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी दे रहा है, न्यस्त कर रहा है, या ही इज ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी इन डोमिनियन ऑफ द एक्यूज्ड। तो यहाँ पर कौन, विक्टिम एक्ट है, ये विक्टिम का कार्य है ये। उसके बाद में आता है एक्यूज, सेकंड पार्ट है ये जो ब्लू कलर्ड आपके सामने है, ये कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है एक्यूज्ड। व्हाट द एक्यूज शुड डू, नंबर 1 फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है डिसऑनेस्टली क्या करे, मिस एप्रोप्रिएट करे प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी को डोमिनियन में है, डोमिनियन का मतलब होता है, फिर समझाता हूँ, जो प्रॉपर्टी आपके सुपरविजन में है, जो प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है। एक बहुत बड़ा गोडाउन है ना, उसमें बहुत हजारों कुंटल गेहूं पड़ा हुआ है ना, अब उसका आपको सुपरवाइजर बना दिया गया है, तो आप उसके सुपरवाइजर हो गए, वो प्रॉपर्टी आपके सुपरविजन में हो गई। इन लीगल टर्म्स हम ये कहेंगे नाउ दैट प्रॉपर्टी इज इन योर डोमिनियन। एक सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट का गोडाउन है, दैट इज अंडर योर कंट्रोल, दैट इट मीन्स यू आर हैविंग डोमिनियन ओवर दैट प्रॉपर्टी। समझ में बताई अपूर्वा, ठीक। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट का मतलब है कि वो उस प्रॉपर्टी का मिसयूज करता है, यूज नहीं करता, मिसयूज करता है, और वो भी इस तरीके से दैट इज इधर कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, यानी कि डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन कैटेगरी में आता है। ये फर्स्ट पॉजिटिव एक्ट हो गया। एंड सेकंड क्या आ गया, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, वो अपने ही यूज में उसको प्रॉपर्टी को ले लेता है, राइट। मिस एप्रोप्रिएशन में मे बी द प्रॉपर्टी ही इज यूजिंग हिमसेल्फ, उसमें भी आ सकता है, लेकिन वहां पर इट मे बी द एनी अदर यूज एज वेल। लेकिन ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये स्पेसिफिक है, ये ही इज कन्वर्टिंग द यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू हिज ओन पर्पसेस, कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, ठीक है। एंड थर्ड, डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। देखिए यूज करें और डिस्पोज करें, कैसे, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मीन्स उस प्रॉपर्टी का यूज करें। अब यूज ओनली फॉर मी हो सकता है, क्योंकि सेकंड में क्या गया, कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, वो एकदम बहुत पर्टिकुलर नैरो हो गया, वहाँ पे कुछ चॉइस नहीं है, केवल अपने लिए हो गया। कई बार ये टर्म्स ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत क्लियर कटिंग का अलग ही डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें आप ये। तो डिसऑनेस्टली यूज करें या उसको डिस्पोज का मतलब है उसको डू अवे कर दे, उसको किसी न किसी को दे दे, किसी तरीके से परित्याग करे, उसका बेच दे, रेंट पे दे दे, वॉट एवर, डिस्पोजल हो गया उसका वो, ठीक। तो यूज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी हो गया। अब ये काम करा एक्यूज ने, तो अगर इतने को ही देखेंगे तो आपका ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ सम क्लैरिफिकेशन है कि वो जो डिस्पोजल, मिसअप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन टू हिज ओन यूज कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, दैट इज ही इज वॉयलेटिंग समथिंग, व्हाट, प्लीज सी द स्क्रीन, in violation of what, any direction of law. What he is doing, he is accused is, अब पढ़िए देखिए इसको, आप ये ज़्यादा समझ पाएंगे अभी। accused is doing this, ये मैं समझा चुका, right? dishonestly misappropriates, converts to his own use, dishonestly uses or disposes property. How? In violation of any direction of law और इन वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब समझ पा रहे हैं, इस लैंग्वेज को आप देखना, रनिंग में इतना लेंथी सेक्शन है, समझना आसान नहीं होता, आप उसको इस तरह ब्रेक करके समझ पा रहे होंगे इसको भी। तो एक्यूज इज डूइंग दैट दोज पॉजिटिव एक्ट्स, ईदर ऑफ दोज पॉजिटिव एक्ट्स, एंड दैट ही इज डूइंग इन द वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, या तो वो किसी विधि की कमांड को, आदेश का वॉयलेट कर रहा है, या फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर रहे हैं। अब ये क्या मामला आ गया, ये कौन सा लॉ है, वो ये लॉ है जिस लॉ में ये बताया गया था कि प्रेस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज्ड। प्रेस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या है, देखिए अभी एक्सप्लेनेशन में भी होगा, एक्सप्लेनेशन 1 भी है, एक्सप्लेनेशन 2 भी है। चलिए इसको समझने के लिए ना, प्रेस्क्राइबिंग लॉ मैं आपको एक्सप्लेनेशन 1 में थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, मैं इसको पढ़ते हैं, देखिए। ए पर्सन, दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट
ठीक, वेदर एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एम्प्लॉयज एक्ट पे ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, समझ रहे हैं? ओके, तो केवल एक्ट पे फोकस करना आप, जैसे ये एक्ट हो गया या कोई और एक्ट हुआ, जैसे एम्प्लॉयर ने आपका कोई फंड डिडक्ट किया कि वो क्या करेगा, इस वाले कंट्रीब्यूशन को वो किसी आपके अकाउंट में पीपीएफ में जीपीएफ में वहां पर डिपॉजिट करेगा, राइट? लेकिन दैट इज द कमांड ऑफ लॉ। जो ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, किसकी ड्यूटी है, किसने इम्पोज किया उस पर, वो लॉ ने इम्पोज की है। आप बात समझ रहे हैं कि यू आर डिडक्टिंग ए पोर्शन ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, आप अपने नौकर की एक सैलरी का एक पार्ट डिडक्ट करते हैं, और कानून ये कहता है, विधि ये कहती है, लॉ ये कहता है कि आप उसको उसके जीपीएफ में, पीपीएफ में या एनपीएस में किसी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, राइट? इफ यू डोंट डू दैट, what you are doing, you are violating that law। आप समझ रहे हो? तो उसीलिए आपको समझ में आएगा कि you are violating any direction of law, you are violating any direction of law। कौन सा law? which prescribes, जो बताता है आपको the mode, किस प्रकार से, इन विच द ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, आप में जो विश्वास दिखाया गया है और विश्वास के नाते जो आपको प्रॉपर्टी दी गई है उसका आप क्या करोगे, ये कमांड किसने दी है अनीश? ये लॉ ने दी है। आपने उसका वॉलेट किया, और वॉलेट करके आपने क्या किया, एनी ऑफ दीज एक्ट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड कन्वर्टेड टू योर ओन यूज और डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यस और नो? तो ये डोंट फॉरगेट द सेकंड पार्ट, ये डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन है, कन्वर्जन टू योर ओन यूज है, डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट इन आइसोलेशन। देयर वाज ए लॉ विच प्रिस्क्राइब्ड कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है तो आपको उस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी सुधी लोग, विद्वान लोग, आपने इलस्ट्रेशन 1 को पढ़कर देखिए, शायद वही हो, बस यहाँ ध्यान दीजिए। हु इज ए एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, बस इसको समझिए, देखिए, है ना? यहां पर एक व्यक्ति एग्जीक्यूटर है मृतक की वसीयत का, ठीक? अब लॉ ये इसके लिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एग्जीक्यूटर, दिस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ए लॉ। एग्जीक्यूटर समझते हैं? चलिए मैं आपको पुरानी फिल्मों के सीन याद दिलाता हूँ। उसमें एक जो है सीनियर सिटीजन है और वो एक विल बना रहे हैं, है ना, कि मेरे अब मैं अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ, कब जाने प्राण पखेरु उड़ जाएं, और इसलिए मैं अपनी समस्त संपत्ति की मेरी वारिस सीता गीता में से एक होगी, ध्यान है सीता गीता फिल्म ऐसे होती थी, अरे वेले वो, है ना, ये होंगी, और जब तक कि वो 21 साल की नहीं हो जाए उसकी प्रॉपर्टी का जो देखभाल है इसके चाचा जी करेंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी उसको सौंप दी जाएगी। तो अब ये वसीयत बन गई, प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, अब ये चाचा जी के पास आ गई। अब चाचा जी विल को पढ़ेंगे और वो क्या हो गए, एग्जीक्यूटर हो गए, उस वसीयत को एग्जीक्यूट करने वाले, उसमें जो मृतक ने अपनी इच्छा व्यक्त की है उसके अनुसार कार्य करने वाले, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। वो कहें कि जी मैं 10 करोड़ की संपत्ति दे के जा रहा हूँ और सारे विधि के स्टूडेंट्स में बांट दी जाए, तो वो जो एग्जीक्यूटर है उसका काम क्या हो गया, विधि के सभी स्टूडेंट्स में प्रॉपर्टी को बांट दे। वो तो वो जो कमांड है एग्जीक्यूटर को, जो डायरेक्शन मिली है, वो विल में नहीं लिखा हुआ, विल में तो लिखा हुआ उसने जो कहा है, लेकिन जो लॉ ऐसा कहता है कि अगर किसी को एग्जीक्यूटर बनाया जाएगा तो वसीयत के अनुसार वो कार्य करेगा। ये कमांड ऑफ लॉ हो गई। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पर ए को क्या बनाया गया है, ए इज द एग्जीक्यूटर ऑफ द विल। व्हाट ही डज, डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ विच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल। वो लॉ का उल्लंघन करता है, कौन से लॉ का, विच डायरेक्ट्स टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल, उस कानून का उल्लंघन करता है जो ये कहता है कि विल की जो प्रॉपर्टी है उसको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसा करके क्या करता है, एप्रोप्रिएट दैम टू हिज ओन यूज, कन्वर्ट टू हिज
ओन यूज, या मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, तो दिस इज द कॉल्ड, तो ए हैज कमिटेड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहां पर आप देखो, द प्रॉपर्टी वॉज इंटरेस्टेड टू हिम थ्रू अ विल, एग्जीक्यूटर के पास प्रॉपर्टी कैसे आई है, थ्रू ए विल आई है, इसलिए आप इसको अगर पहली लाइन से पढ़ोगे आप, whoever being in any manner entrusted with the property, राइट, तो यहां पर क्या हो गया, एनी मैनर क्या हो गया, थ्रू विल, बोलो यस और नो, ये मैनर कौन सा हो गया, थ्रू विल हो गया, एंट्रस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई, यहां पर ये हो गई। नाउ व्हाट ही डज, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स एंड दैट टू इन वॉयलेशन ऑफ द लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, यस और नो, अब कंप्लीटली समझ में आया, स्टूडेंट है, चलिए अच्छा, तो ये केस हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन 1 वाला, क्या, चलिए इन वॉयलेशन डायरेक्शन लॉ समझ में आ गया। सेकंड क्या है, देयर मे बी वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट। डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट का मतलब है जो प्रॉपर्टी डिलीवर करके जो ट्रस्ट डेवलप किया था उसको आप डिस्चार्ज कैसे करोगे, यानी कि उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो देर में भी कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो अनीश बाबू हैं, है ना, ये अपनी BMW कार लेके पहुंचते हैं और कैनॉट प्लेस की पार्किंग में उसको पार्क करते हैं, वो उसको स्लिप देता है, तो व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ इंटरेस्टेड द प्रॉपर्टी टू दैट पार्किंग पर्सन, राइट, और वो जो पार्किंग की स्लिप दी जा रही है दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड यू विल पे मी दैट मच मनी, है कि नहीं है। अब जब BMW वापस लेने आए, कह रहे गाड़ी खड़ी थी, कहाँ है सर, कह रहे कौन सी सर, नहीं सर, है ना, कह रहे भैया चुपचाप निकालो उसको बस वो। तो यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति की ड्यूटी क्या थी, उस व्यक्ति की ड्यूटी ये थी कि जब BMW कार लेने के लिए आए, इसको इसकी कार वापस कर दी जाए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसने क्या किया, 4 एक्ट में से कुछ एक काम किया, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज और यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली। बोलो यस और नो, इफ इट डज एनी ऑफ दोज 4 एक्ट्स विद द BMW, तो ही विल बी डूइंग दैट इन वॉयलेशन ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर ध्यान रखना कि 3 बातें हो गई, माइंड में फिट कर लीजिए, ईदर एंट्रस्टमेंट और डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, नंबर 1, नंबर 2 एनी ऑफ दोज एक्ट्स बाय द accused, dishonestly misappropriation, conversion to own use, dishonestly uses or disposal of the property, and number 3rd part जो आ रहा है, that should be either in violation of any law or it should be in violation of any contract। बोलो हाँ है ना, सही है। तो आगे से जिन जिन की शादियां हो, जिन जिन की सासू, या उल्टा मान लो कोई घर जवाई बनने जाए तो वहाँ पर सासू मिलेंगी, तो कहीं भी रिंग विंग निकाल दो सब तो याद करके बता देना कि ये ना बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज ये प्रैक्टिकली, जैसे मान लो दिव्या की सासू उससे प्रॉपर्टी ले, तो दिव्या तुम ऐसे बोलना कि हाँ रख लीजिए, ये प्रैक्टिकली मैं यूज़ कर पा रही हूँ सेक्शन को। आज कह कौन सा सेक्शन, कह रही नहीं मैंने पढ़ा था IPC में, BNS में, कि मैं आपको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर रही हूँ, एक सेक्शन है हमारे यहाँ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो लॉ पढ़ा देना सासू जी को डायरेक्टली कि आज मैंने प्रैक्टिकली यूज़ कर लिया इसको, प्रैक्टिकल यूज़ आज देख रही हूँ कि कैसे प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की जाती है। और आई होप कि आगे अगले वाला पार्ट इस्तेमाल ना करना पड़े मुझे तो अब जितने लोग भी शादी में जाएंगे तो इंटरेस्टमेंट तो याद ही रहेगा कम से कम। बढ़ते हैं आगे इसमें, अब आ जाइए इसका एक्सप्लेनेशन पर। तो बस लास्ट की लाइन और थी, क्या थी वो, ये रहा, विलफुली सफर्स एनी पर्सन सो टू डू। इसका मतलब है कि आप जो वो काम कर रहे हैं वो दैट इज़ नॉट नेग्लिजेंटली, आपसे हो नहीं रहा है वो, विलफुली सफर्स, है ना। इसका मतलब है दैट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैव बीन डन डेलिबरेटली और इंटेंशनली एंड नॉट बाय एक्सीडेंट। और इसको लिख ही लीजिए इसके मीनिंग को, कि ये इसका मतलब है कि जो आपने ऐसे नहीं, अच्छा अरे मैंने पता नहीं कैसे आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने मुझे 10,000 रुपये दिए तो थे भाई को देने के लिए, बस जैसे ही मैंने, अनीश कह रहा है, जैसे ही मैं निकला उस शॉप से आगे तो मुझे लगा कि ना मुझे
एक मोबाइल खरीदना चाहिए, बस मैं रोक नहीं पाया, आपको पता नहीं कैसे हो गया, अचानक से भाई साहब मैं कंट्रोल ही नहीं हुआ मुझे। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये जो आप कर रहे हैं, जो काम, जो एक्ट, कौन सा एक्ट है यहाँ पर, ये डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन टू ओन यूज, डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। ये जो आप काम कर रहे हैं दैट इज नॉट बाय एक्सीडेंट और इनएडवर्टेंटली, यानी कि हो गया आपसे, यू आर डूइंग दैट डेलिबरेटली, जानबूझ करके और इंटेंशनली आप इस काम को कर रहे हैं। बढ़े आगे, अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर पढ़ लेते हैं। हम एक बार पढ़ चुके हैं किसी और रेफरेंस में, फिर ऐसे ही पढ़ लेते हैं इसको। देखिए जो मेन फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, एक व्यक्ति जो एम्प्लॉयर है किसी एस्टेब्लिशमेंट का, और ये क्या काम करता है, हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जो वेजेस पेमेंट होनी है, पेएबल टू द एम्प्लॉय, कौन से वेजेस, जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, क्या करता है वो, ही डिडक्ट्स दैट, किस लिए, फॉर क्रेडिट टू ए प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड एस्टेब्लिश बाय एनी लॉ, इसको छोड़ दी, काम करनी है। ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एंट्रस्टेड विद द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन सो डिडक्टेड बाय हिम। तो जो अमाउंट उसने डिडक्ट किया है, क्या माना जाएगा कि वो उतना अमाउंट उसको इंटरेस्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर खास बात समझिए, देखिए क्यों समझना है आपको इसको। इंटरेस्टमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी टू यू इंटरेस्ट। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, यहाँ पर जिसका वेजेस आपने कट किए हैं एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, उसने आपको आकर के नहीं दिए हैं, वहाँ पर उसने अपने ऑनर को, या जो ऑनर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, उससे नहीं कहा कि सर मेरे 4,000 रुपये आप जमा करा दीजिएगा, वो तो स्पष्ट रूप से इंटरेस्टमेंट हो ही जाता। यहाँ पर एम्प्लॉयर ने कट किए हैं, एक तरीके टेकिंग हो गया ये, यस और नो। और उसके लिए क्या जरूरी है, डिलीवरी जरूरी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। देखिए हर एक चीज का कोई हमें आइडिया होना चाहिए क्यों क्यों लिखा गया है इसमें। यहाँ पर बेसिकली व्हाट द एम्प्लॉयर इज डूइंग, ही इज टेकिंग, बट एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन, डिलीवरी। इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर स्पेसिफिकली अगर कोई पीपीएफ फंड के लिए या इंश्योरेंस फंड के लिए एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता है तो क्या है, टर्म को ध्यान दीजिए, ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंटरेस्टेड, डीम्ड टू मान लिया जाएगा ऐसा। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसमें भले वो इंटरेस्टमेंट में नहीं आएगा, बट ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंटरेस्टेड दैट कंट्रीब्यूशन। जिन लोगों ने सीपीसी पढ़ी होगी, डिग्री की डेफिनेशन में होगा, डीम्ड डिग्री पढ़ा था, it shall be deemed to include that rejection of plain determination of any question under section 144 पूछूंगा दिव्या, याद करते रहना उसको भी। हाँ समझ में बात, ये डीम्ड टू हैव, तो डीम्ड क्यों लिखा अंश यहाँ पर, क्योंकि अगर हम डीम्ड ये नहीं लिखेंगे तो देयर में भी कंफ्यूजन, देयर में भी इसी भी लिटिगेशन हो जाएगी। सर 405 अप्लाई ही नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ही हैज टेकन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वॉज नेवर इंटरेस्टेड टू हिम। थेफ्ट में क्या होता है, यू टेक द प्रॉपर्टी, नहीं तो यहां पर टेकिंग में आना चाहिए। इसलिए फॉर द क्लैरिफिकेशन ये माना गया कि जो जितना पोर्शन वो कट कर रहा है वेजेस में से, फॉर टू बी डिपॉजिट फर्दर, फॉर दैट पर्पज ही शैल बी अंडरस्टूड टू हैव बीन इंटरेस्टेड विद दैट पोर्शन। डीम्ड का मतलब जरूर कर लीजिए, डीम्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिन जिन वर्ड्स को मैं एम्फेसिस करता हूँ कि भाई अलग अलग समझाता हूँ, तो यू आर सपोज टू इधर अंडरलाइन, राउंड करना या हाईलाइट करना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यू कैन नॉट इग्नोर दीज वर्ड्स। इफ ही मेक्स डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ही शैल बी डीम्ड टू हैव डिसऑनेस्टली यूज द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन। देखो क्या मतलब है, अगेन देखो डीम्ड है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव डिसऑनेस्टली यूज्ड। तो उसने जो, अगर मैं यहीं से क्वेश्चन बना दूं आपके होश उड़ जाएंगे आपके, कि एक एम्प्लॉयर है, ही डिडक्ट्स एंड डज नॉट पे फर्दर, देन ही शैल बी डीम्ड टू हैव नंबर 1 डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स। इसी के वेरिएशन दे दूं मैं, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट, डिस्पोज, क्या माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या शब्द लिखा है परिया, डिसऑनेस्टली यूज दैट। उसने भले ही यूज नहीं किया हो, भले ही वो
अब उसके अकाउंट में अभी रह गया हो, है ना, इडिल पड़ा हो, द क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी ड्यूटी थी उसको डिपॉजिट करना और आपने ऐसा नहीं किया है, तो लॉ में ये माना जाएगा शैल बी डीम टू हैव यू डिसऑनेस्टली यूज दैट अमाउंट ऑफ द said contribution. बोलो yes or not? एंड दैट इज ऑब्वियसली इन द वॉलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ. कर लेंगे आप लोग अभी. तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 1. एक्सप्लेनेशन, ओ माय गॉड, बॉम्ब गिरा हमारे यहाँ पर. ए पर्सन, फिर वही है, बीइंग एन एम्प्लॉयर वही है, डिडक्ट्स एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेजेस सेम वही है, बस फंड का नाम चेंज हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, इसमें चाहे पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल उसी पर है ये. शैल बी डीम टू हैव, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है इसमें. तो इसमें केवल फंड का नेम चेंज हुआ है और कुछ इसमें कोई देयर इज लीगल कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका अलग से. तो एक्सप्लेनेशन 1 and 2 बेसिकली आर द सेम थिंग, केवल फंड का नाम चेंज होना है. तो इसको मैंने, जैसे मैंने पहले कहा कि आप इसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने लेवल से आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, एक लाइन बना लीजिए अपने आप, फिर उसको रटो. वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना एग्जाम में फिर चेंज होगी वो आपकी. वो अगर जिन लोगों को लगता हो कि बेरेट की लैंग्वेज चेंज है, आपको थोड़ा स्टिक भी लगती हो, तो जहाँ जहाँ पर लगती है तो एटलीस्ट आप उसका अपना रूपांतरित वर्जन ले लीजिए, चेंज वर्जन, कि मैं इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर उसको रटो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार आप अलग लैंग्वेज आ रही है. तो वो कर सकते हो आप, लेकिन वहाँ पे क्या ना, सेकेंड्स में सही आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर सोचना पड़ेगा मुझे क्या लैंग्वेज लिखनी है, और वहाँ पर हमारे पास एकदम बहुत कम टाइम होता है, वर्ड्स आएंगे नहीं प्रॉपर, फिर आप यूं ही लिखोगे ऐसे हल्का फुल्का कुछ भी लिखोगे. इलस्ट्रेशन ए पर आ जाइए. इलस्ट्रेशन ए पढ़ चुके हैं. ए इज ए वेयर हाउस कीपर. ठीक, ए. जेड क्या करता है, जेड इज गोइंग ऑन जर्नी, एंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए. मान लीजिए हमारे प्रियांश बाबू हैं, इनको ऐसा लगा कि ये सब माया मोह है, इन्होंने ओशो को पढ़ लिया, सुन लिया ढंग से एक बार, इनको लगा सब व्यर्थ है सब, है ना, और अब मुझे 4 धाम की यात्रा पर निकलना चाहिए. तो अपनी सारी की प्रॉपर्टी इन्होंने जो है फर्नीचर वगैरह इंटरेस्ट कर दिया वृद्ध को. सही है. कैसे किया, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इट शैल बी रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ द स्टुपुलेटेड सम फॉर वेयर हाउस रूम. गॉट इट, कि आपका जो गोदाम का रूम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका जो किराया मैं आपको दे दूंगा, आप मेरा फर्नीचर वापस कर दोगे. तो ये वही है जो पार्किंग वाला हो गया, यहाँ पर फर्नीचर का गोदाम से हो गया, वही सेम चीज़ हो गई. बेसिकली क्या है, अब इससे पहले हमने जो इलस्ट्रेशन पढ़ा था वो वॉलेशन ऑफ लॉ पढ़ा था, यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन आ गया कॉन्ट्रैक्ट वाला. ठीक है, बस उसने जो करना था कर दिया उसने. ही डिसऑनेस्टली सेल्स द गुड्स, यानी कि डिस्पोजेस द गुड्स. देखिए आपके इसमें बेरेट की लैंग्वेज में देखिए क्या था, डिसऑनेस्टली डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यानी कि सेल. इलस्ट्रेशन बी. अब आए समझ बात नहीं, इसका जीवंत उदाहरण डिस्पोजल का, सेल कर दी उसने प्रॉपर्टी को. ए हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. उसी तरीके से इलस्ट्रेशन सी पर आ जाते हैं. क्या कहता है देखिए, हु इज ए कहाँ रहता है, रिजाइडिंग इन कोलकाता. ही इज एजेंट फॉर जेड हु रिजाइड्स एट दिल्ली. सो जेड दिल्ली में, इसका ए फॉर एजेंट. क्या चेंज किया ना लैंग्वेज में, पहले कलकत्ता था. अगर मैंने देखा ना, मैंने उठली इलस्ट्रेशन में क्या चेंज किया, तो उन्होंने पहले कलकत्ता था, इसको चेंज कर दिया उन्होंने कोलकाता से. ये चेंज किया न्यू बीएनएस में, कोलकाता. ठीक, इनके बीच में क्या एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में. दैट ऑल सम्स रेमिटेड बाय जेड टू ए, यानी कि जो प्रिंसिपल पैसे भेजेगा एजेंट को, ए विल इन्वेस्ट दैट फंड अकॉर्डिंग टू जेड्स डायरेक्शन. सही है, मेरा एजेंट है कोलकाता में, उसको मैं पैसा भेजूंगा और तुम मेरे हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, ये डायरेक्शन है. और ये क्या हो गया, हमारे बीच में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया.
जेड रेमिट्स 1 लाख रुपीज टू ए, 1 लाख रुपए उसको भेज दिए जाते हैं विद द डायरेक्शन टू इन्वेस्ट द सेम इन कंपनीज पेपर। कोई शेयर ले ले तुमने कि रिलायंस का शेयर खरीद लेना भाई, 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ तुम्हें, तो नाउ ही इज माई एजेंट, ही इज सपोज टू एक्ट एज पर माई डायरेक्शन। वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली डिसओबेज द डायरेक्शन, यानी कि यहां पर उसने क्या कर दिया, वॉलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एम्प्लॉयज द मनी इन हिज ओन बिजनेस, यहां पर कर दिया कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, बोलो है ना, तो यहां पर डिसऑनेस्टली कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज हो गया, बोलो यस और नो, आ गया। देन ए हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट। यहां पर क्या है देखो कि जो बेरेक्ट लैंग्वेज है वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एंट्रेस्टमेंट ओवर द प्रॉपर्टी और द डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, देन द डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन, डिस्पोज यूज और डिस्पोजल होगा, ठीक है, दैट टू इन द वॉलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लॉ और कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, है ना। जब हम लोग मान लीजिए यही इलस्ट्रेशन आ जाए और इस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें उन सारे इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ के जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट से जस्टिफाई करना होता है कि देखो हाँ ये वाला भी एलिमेंट प्रूव हो गया, यहाँ पर इंटरेस्टमेंट भी था, यहाँ पर उसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन भी हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड देयरफॉर ये ऑफेंस क्या हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ उस तरीके से। तो आपके माइंड में फिट होने चाहिए कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर। इलस्ट्रेशन डी पर आ जाइए, बट यहाँ पर देखिए ये सी और डी है, इलस्ट्रेशन सी एंड डी, इलस्ट्रेशन ये साथ में पढ़ने वाले हैं ये। बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन यानी कि सी में, नोट ऑनेस्टली को अंडरलाइन कीजिए, बट इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट विल बी मोर फॉर जेड्स एडवांटेज टू होल्ड शेयर इन द बैंक ऑफ बंगाल। देखिए जो लाइन है नोट डिसऑनेस्टली, यहाँ से उसको उसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है यहाँ से वो एग्जोनरेट हो जाता है, उससे वो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी से वो मुक्त हो जाता है। इफ ही नोट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट विल बी बेटर फॉर हिम दैट इफ वी इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी। मैंने कहा कि तुम रिलायंस में पैसा लगाओ, उसने कहा कि नहीं सर को आइडिया नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं मैं सर को समझा दूंगा, L&T में पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ही इज नॉट, इस इलेक्शन सी में क्या था देखो, डिसऑनेस्टली ओबे, यहाँ डिसऑनेस्टली डिसओबे कर रहा था, एंड ही वॉज एम्प्लॉइंग द मनी इन हिज ओन बिजनेस। इन दिस केस व्हाट ही डज, ही डिसओबेज द डायरेक्शन, डिसओबे यहाँ भी कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, कंपनी ए में इन्वेस्ट करोगे, आपने किस में किया, कंपनी बी में किया, तो डिसओबे तो हो गया डायरेक्शन का। बाई शेयर्स इन द बैंक ऑफ बंगाल फॉर जेट इंस्टेड ऑफ बाइंग कंपनीज पेपर। बोलो, दो ए शुड सफर लॉस, अगर उसने लॉस सफर किया, ही शुड बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग ए सिविल एक्शन अगेंस्ट ए, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ दैट लॉस, क्योंकि यहां से उसने कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि वो डिसऑनेस्टली एक्शन नहीं लिया, नॉट हैविंग एक्टेड डिसऑनेस्टली। सो अगर वो सू कर सकता है कि यू कमिटेड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्शन आई सफर्ड लॉसेस, यू विल हैव टू कंपनसेट मी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो अगेन यू विल सी इन एवरी केस, हर इलस्ट्रेशन में either direction of law is being violated or there is violation of any contract, ठीक है। और वैसा करके यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन हो या कन्वर्जन टू ओन यूज हो या डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। बोलिए, और कौन सी प्रॉपर्टी, विच वॉज ईदर इंटरेस्टेड और या फिर विच वॉज इन डोमिनियन। कितना सिंपल है, काफ़ी हद तक तो याद तो मैं आपको यहीं करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन ई में आ जाइए, ई पर आ जाइए। कौन है, ए कौन है, रिवेन्यू ऑफिसर है, ठीक। ही इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक मनी, ईदर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विद द गवर्नमेंट टू पे इनटू सर्टेन ट्रेजरीज ऑल द पब्लिक मनी विच ही होल्ड्स। इसके पास ये एक रिवेन्यू ऑफिसर है, ये क्या करता है, टोल कलेक्शन करता है, या क्या हो सकता है ये बिजली का बिल कलेक्ट करके करता है,
या पानी का बिल कलेक्ट करता है या कैशियर है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, ये रिवेन्यू ऑफिसर है। इसकी ड्यूटी क्या है, रिवेन्यू आएगा और आई विल डिपॉजिट इनटू सर्टेन ट्रेजरी। ये रिवेन्यू ऑफिसर कोई कोर्ट का मुलाजिम भी हो सकता है कि कोर्ट में जो फाइन डिपॉजिट होगा वो जो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, तो कोई पर्टिकुलर किसी ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ही इज कलेक्टिंग विद पब्लिक मनी, पब्लिक का पैसा उस पर आ रहा है, एंड ही इज एंजॉइंग विद द ड्यूटी दैट ही शुड डिपॉजिट दैट प्रॉपर्टी टू सर्टेन ट्रेजरी। तो या तो आप डायरेक्शन ऑफ लॉ मान लीजिए इसको, या फिर आप मान लीजिए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। बट व्हाट ही इज सपोज टू डू, he is now being interested with the property and he is supposed to deposit with the treasury if he does so। इसे कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं ना कि एक होता है अमानत में खयानत करना, वो भी यही है, और क्या कर लिया उसने, गबन कर लिया। गबन करना, आपने देखा हो गबन करना, गबन करना भी यही होता है। कई बार देखा होगा कि आपने कैशियर पैसे लेके भाग गया, या कुछ सरकारी मुलाजिम है, ए डिसऑनेस्टली मिस appropriates the money he has committed the। इसमें क्या है, ये उसको क्या काम करना था, ट्रेजरी में करना था, उसने उसको अप्रोप्रिएट कर डिसऑनेस्टली किया, उसने कौन सा ऑफेंस कर लिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस उससे हो गया ये। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, खास करके जिन भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मैं तो कुछ केस लड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के केसेस देखे हैं, बैंक के देखे हैं, या PWD के देखे हैं, या फिर ये वाटर दिल्ली जल बोर्ड के देखे हैं, जहाँ पर पैसा आया उसको ऐसा लगा कि महीने के लास्ट में डिपॉजिट कर दूंगा एक ही बार, अभी मैं 1 महीना इसको अपने इन्वेस्टमेंट में घुमा लेता हूँ, या मेरा पैसा वहाँ से आएगा, मैं इसको अपने यूज़ में कर लेता हूँ, वो हो नहीं पाया, है ना। तो वहाँ पर फिर वो आप देखना कि जो सेक्शन पहले था 409, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले थे, ये देखिए पहले सेक्शन थे 405 में थी डेफिनेशन, 406, 407, 408 एंड 409, ये 4 थी पहले पनिशमेंट क्लॉज अलग अलग उसमें। अभी क्या है, इनको 316 के 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, देख रहे हैं आप। 2 में क्या है, पनिशमेंट आ गया विच में एक्सटेंड टू 5 years, पनिशमेंट बढ़ा दिया इन्होंने। इसका मतलब एज फॉर एज आई रिमेंबर ये पहले 3 साल का ही था शायद, पहले IPC में देखना है एक बार इसको। अच्छा देखिए, जो क्लॉज थर्ड है 31C का जो थर्ड है, 316 का 3 में किसको पनिशमेंट है, कैरियर को, ठीक है, वेयर हाउस कीपर को। 316 का जो फोर्थ है वो किस में है, क्लर्क, और 316 का 5 पब्लिक सर्वेंट, who being in any manner enter with the property or with ये in his capacity as a public servant। तो ये जो की वर्ड्स हैं 316 में 3 में कौन सा हो गया, कैरियर था, वॉर फिंगर, वेयर हाउस कूपर, 3 हो गई है, इनको हाईलाइट कर लीजिए भाई, और ये रट लीजिएगा। IPC में 3 years का था, वही कह रहा हूँ, IPC में 3 years का था पहले, अब इसका जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दिया गया, और अब हर पब्लिक सर्वेंट का कितना पनिशमेंट है, ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर विच में एक्सटेंड टू 10 years है। हाँ, तो ये पब्लिक सर्वेंट का, इसकी बेल नहीं होती आसानी से। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने गबन किया हो पैसे का, तो आसानी से बेल होती नहीं है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का इसमें है। तो संदेश काफ़ी है ना, कहने समझदार को इशारा काफ़ी। जजेस को भी कई बार ऐसे मौके मिलते हैं कि वो भी रिवेन्यू के रूप में उनके पास कुछ ना कुछ आता ही है। कई बार वो उसमें है, लोक अदालत लग रही है तो फाइन पे फाइन जमा हो रहा है तो उनकी कस्टडी में ही जो पेशकार काम कर रहे हैं वो भी उनकी डायरेक्शन तो काम कर रहे हैं। तो ध्यान से काम करना भाई। ये 409 या 316 5 चिपक गई ना तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती है। हंस रही हो, मैंने देखे हैं ऐसे, क्योंकि एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने ऐसे केसेस लड़े हैं और सज़ा दिलवाई हैं। सस्पेंड होता है अलग से, नौकरी जाती है अलग से, और फिर वहाँ चक्कर काटते रहते हैं और एक अलग तरीके का एम्बेरसमेंट फील करता है इंसान को।
यहाँ पर। तो इनकी सब क्लॉजेस देख लेंगे हम। अब आ जाइए कौन सा लेसन रह गया, एफ रह गया, एफ पर भी आते हैं, इसको भी समाप्त करते हैं। इलस्ट्रेशन एफ, ए कैरियर, ठीक है वही है, इज इंटरेस्टेड बाय जेड विद प्रॉपर्टी टू बी कैरीड बाय लैंड और बाय, कि आप प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे बस। क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी, कमिटेड द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। लेकिन कैरियर है तो कौन सा पनिशमेंट कहाँ होगा, इसको 316 की थर्ड क्लॉज में पनिशमेंट होगा। सही है भाई साहब, कितने साल के लिए जाएंगे, 7 साल के लिए, 7 के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ, हमने पूरा बेरेट की अंडरस्टैंडिंग कर लिया, एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ लिया है, और कुछ खास पॉइंट है मैं देख लेता हूँ एक बार को जो आपको बताने चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और इमूवेबल। लाइन लिख लीजिए, इट डज नॉट, ये लिख लीजिए आप, इट डज नॉट मैटर दैट द कंप्लेनेंट ऑन हुज बिहाफ प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड इज द ओनर ऑफ इट और नॉट। जो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर रहा है, जिसके बिहाफ पे की जा रही है, वो उसका ओनर है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एज इन केस ऑफ थेफ्ट, एज इन केस ये नहीं चलता कि आप ओनर के यहाँ से चोरी करेंगे। तो जो क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्टमेंट हुआ बस, वेदर द प्रॉपर्टी वाज इंटरेस्टेड टू यू और नॉट। जो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर रहा है वो उसका ओनर है या नहीं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ से कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इस लाइन को लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ साथ साथ। इट डज नॉट मैटर दैट द कंप्लेनेंट ऑन हुज बिहाफ प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड इज द ओनर ऑफ इट और नॉट। लिख लिया। डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी का मीनिंग मैं समझा चुका हूँ आपको। एक केस था इंस्पेक्टर का, इसकी ड्यूटी थी, इसका डोमिनियन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूटी थी इसकी। इसने क्या किया, डेलिबरेटली मिस अप्रोप्रिएट सच वाटर्स फॉर हिज ओन यूज फॉर द यूज ऑफ हिज टेनेंट्स। एक इंस्पेक्टर था एक केस में, इंस्पेक्टर ऑफ वाटर वर्क्स। इसकी ड्यूटी थी कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही दिल्ली में कोई दिल्ली जल बोर्ड का कोई इंस्पेक्टर हो, वो ये देखे कि जहाँ जहाँ कॉलोनियों में पानी की डिमांड आनी है वहाँ पर प्रॉपर तरीके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और उसका अपना पीजी भी है तो उसने क्या किया, वहाँ पर अपने, तो वो जो पानी का कंट्रोल हुआ उस पर कहेंगे डोमिनियन ओवर द वाटर। और अगर वो अपने यूज़ में लेता है उसको तो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कर लेंगे। एक ये आया था और दूसरा, इसका मीनिंग आप लिख लीजिएगा अलग तरीके से, वरना इसको बना लिए इस तरीके से भी काम आएगा आपके। ए पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वन हैविंग कंट्रोल। इसमें छोड़ दीजिए, रहने दीजिए छोड़िए इसको। हाँ, ये एक केस था MG मोहत। इसमें क्या था कि समवन प्लेज सम गोल्ड आर्टिकल्स, गोल्ड आर्टिकल्स रखे गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर सिक्योरिंग लोन ऑफ 1500 रुपये। 1500 का लोन के लिए 1500, ये क्यों है, देखिए कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए गए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से इससे प्रॉब्लम ना बना दे आपके लिए। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। 1500 के लोन को मॉर्गेज करने के लिए सोना रखा गया। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जब मैं लोन वापस कर दूंगा मेरे सोने के आर्टिकल्स आप वापस कर देंगे, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ इस केस में, बस हिंट बना के लिख लीजिए, लैंग्वेज में नहीं करके। हाँ, व्हेन ही रिटर्न द अमाउंट ऑफ लोन he found articles written to him were not those he had pledged with the bank। ठीक है, तो he charged the bank with the breach of trust। तो यहां पर ये कहा गया कि जो ब्रांच मैनेजर है who had power to transact business on behalf of the bank had dominion over the pledged articles। जो प्लेज आर्टिकल्स हैं उस पर डोमिनियन किसकी थी, ब्रांच मैनेजर की थी। और यहां से यही पूछा जाएगा कि किसको गिल्टी माना जाएगा। Accountant and head cashier were minor functionaries who only carry on their functions through manager under this his direction। Therefore, manager is the guilty of breach of trust। Manager is the guilty of trust। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसमें कौन दोषी होगा, मैनेजर होगा, अकाउंटेंट होगा, कैशियर होगा। तो आंसर इज जो ब्रांच का मैनेजर होगा। हाँ, एक केस है अनिल शरण, स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्वेश्चन ये था कि वेदर दी पार्टनर ऑफ ए फर्म कैन बी चार्ज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म।
पार्टनर के केस में, क्योंकि पार्टनर में प्रॉपर्टी सभी की मानी जाती है, वो शेयर्ड प्रॉपर्टी होती है, तो क्या उसके केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है? क्या कहा गया इस केस में? पार्टनरशिप इज नॉट लीगल एंटिटी, लिख लीजिए, ठीक। ऑल द पार्टनर्स हैव डोमिनियन इन कॉमन ओवर द प्रॉपर्टी एंड फंड्स। जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती है, सभी पार्टनर्स उस पर जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी है, उस पर डोमिनियन रखते हैं। इसलिए क्या कहा है, इसलिए उन्होंने कहा इस केस में ओन, जब तक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं होता तब तक पार्टनर उसका ओनर नहीं बनता। इसका लबलोआ में समझाता है। इस केस में ये कहा गया कि जो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है वो सबकी, सभी पार्टनर्स का उस पर सुपरविजन होता है, तो वो एक दूसरे के ट्रस्ट में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, कोई भी उसका सोल ओनर नहीं है। कोई प्रॉपर्टी उस आपने अकाउंट सेटल कर लिए, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लिया, अपने अपने हिस्से बट गए, तब तो बात अलग है। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी सबकी, मान लीजिए हम सब पार्टनर हों और हम लोगों ने क्या करा, ये प्रेमाइस पूरा हम लोग अब एक जॉइंटली कंपनी चलाते हैं, मान लीजिए हम चलाते हैं, विद डिजिटल अकेडमी चलाते हैं, राइट। तो अब मैं ही मान लीजिए मैंने 2 कंप्यूटर बेच दिए, आई कैन नॉट डू सो बिकॉज आई एम नॉट द सोल ओनर, एंड इफ आई डू सो आई विल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी को होल्ड कैसे करता हूँ, इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय हिम इन फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब है विश्वास के रिश्ते में, इंटरेस्टमेंट का वो आ गया यहाँ पर। प्रॉपर्टी इज इन डोमिनियन, यू कैन नॉट यूज दैट। अगर मैं उसको मिस अप्रोप्रिएट करता हूँ तो आई विल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई पार्टनर भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दोषी हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। हाँ देखिए, एक यहाँ पता, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, देखा था हम लोगों ने, पढ़ा था, डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन को देखते हैं। समटाइम्स ये हो सकता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डन इन असर्शन ऑफ ए क्लेम। समझे? ये बहुत टेक्निकल बात आ गई आपके सामने, लिख लीजिएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इन असर्शन ऑफ क्लेम। इसमें क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का, ये इस कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों ने, और हो सकता है टेक्निकली कहीं आप इसको यूज भी कर लें इसको। मीनिंग देयर बाई, सपोज कीजिए दिस इज मोबाइल एंड नाउ मैं इसको यूज कर लिया, मैंने इसको अपने इसमें, और बाकी इंटरेस्टमेंट है, सब कुछ है, क्या मतलब इसमें, लेकिन if I use that property considering it as my property, I am asserting my claim over this, भले ही लीगली साउंड क्लेम नहीं हो वो, assertion of appropriation of property, देखिए लाइन है ना, in assertion of a claim, क्लेम को असर्ट करते हुए, however unfounded, कितना भी ये अनफाउंडेड हो। जैसे अनीश कुमार साहब अपनी BMW छोड़ गए कि मैं 2 घंटे में आता हूँ, 2 घंटे में ही चले गए, इन्हें जाना था एयरपोर्ट पर, सही है, किससे मीटिंग थी, वहीं से इनको कॉल आई कि भाई आपको तुरंत लंदन आना पड़ेगा, टाइम नहीं है इतना। इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और लंदन पहुँच गए, और लंदन से आते हुए इनके 1-2 साल लगे, वहाँ बिजी इतने हो गए। अब आए हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि मेरी BMW कार कहाँ गई वो। अब वो यहाँ पे कहता है भाई इस पर इतना चार्ज लग गया था, इसका इतना किराया हो गया था, मेरा क्लेम बनता था वो उस पर, आई डिस्पोज्ड इट। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर जो जिसको एक्यूज बना रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैंने इसको डिस्पोज किया है बट एज ए राइट किया है इसको, मेरा क्लेम बनता है। कह रहे कैसे बात, क्लेम कैसे बन जाएगा, तेरा इतनी महंगी कार है। तो क्योंकि इससे डिसऑनेस्ट इंटेंशन का जो डिसऑनेस्टली वाला जो एलिमेंट है वो हट गया। हो सकता है उसका क्लेम लीगली उतना सस्टेन ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, हो सकता है उसकी सिविल लायबिलिटी बन जाए उसकी। ये समझ, ये नहीं कि कोई लायबिलिटी नहीं होगी, देयर मे बी सिविल लायबिलिटी बट इट मे नॉट बी द केस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो अगर कोई व्यक्ति डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है बट नाउ इन असर्शन ऑफ ए क्लेम
किसी क्लेम को असर्ट करने के लिए कर रहा है, जरूरी नहीं है उसका लीगली वैलिड क्लेम हो। हाँ, मोर्टगेजर है, मोर्टगेजी को आपने प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी अपनी, एंड टाइमली आपने लोन को रिपे नहीं किया, सही है। अब नाउ ही इज असर्टिंग हिज क्लेम, ही डिस्पोज द प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी सेड दैट, राइट। या मान लीजिए आपने पार्टली कर दिया, कोई डिस्प्यूट हो उस पर, लेकिन ही इज क्लेमिंग एटलीस्ट हिज राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी नाउ। तो ऐसे मामलों में क्या देखा जाएगा, इसलिए क्यों कह रहे हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द एसेंस ऑफ द ऑफेंस। इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट इन दिस केस एज वेल। अगर ये एलिमेंट कहीं मिसिंग है तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो नहीं होगा। तो ये बता चुका हूं आपको, एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ 4 पॉजिटिव एक्ट्स: मिसअप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन, यूजिंग और डिस्पोजल। 4 एक के समझ लीजिए। ए आस्क बी ए ज्वेलर टू मेक हिम ए गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी बना दो मेरे लिए, पेज हिम द कॉस्ट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द रिंग, गोल्ड के पैसे भी दे दिए। बी जो है, जो ज्वेलर है, नीदर डिलीवर्स द रिंग नो रिटर्न्स द मनी, ए वुड बी लायबल अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पर क्या है देखो, दी व्हाट, हु इज बी, ए ज्वेलर, हु इज ए, ही इज द कस्टमर, he pays him the cost of the gold required. So now he is giving him property, he is giving him money, he is entrusting. तो यहाँ पर property is delivered to the jeweler, yes or no? And what is the contract? In lieu of this money you will give me gold ring. So at is, what is your duty? Either you give me the gold ring, you perform that contract, or at least return my money. If you don't do that, तो what will the offense? इसको हम कैसे देखते हैं? क्या ये चोरी हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेकिंग का एलिमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी इज नॉट टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द विदाउट कंसेंट, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या, प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है। प्रॉपर्टी की डिलीवरी कहाँ पर होती है? एक्सटॉर्शन में भी होती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में डिलीवरी प्रॉपर्टी कैसे होती है? आउट ऑफ थ्रेट होती है, फियर होती है। क्या यहाँ पर फियर का एलिमेंट था? नहीं था। तो डिलीवरी का एक ही सेक्शन था एक्सटॉर्शन, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो फिर हम कहाँ आ जाते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर आ जाएंगे। इस तरीके से हम ना एक्सक्लूडिंग मेथड भी निकालते हैं। जैसे हमने पढ़ा, हमें डायरेक्टली हिट कर गया कि ये तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, फिर भी हम सोचते हैं और क्या संभावनाएं हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ में एक टर्म यूज करते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल। तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि कोई डाउट रह नहीं जाए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लेकिन हमने ठीक है, थेफ्ट हो नहीं सकता, एक्सटॉर्शन हो नहीं सकता, तो रॉबरी नहीं हो सकती, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में नहीं हो सकता, फिर घूम फिर करके फिर यही बचता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक तरीके समझिए कि वृद्ध ने नाक यहाँ से ही पकड़ी और एक बार घूम करके वैसे ही पकड़ी, 2 बार पकड़ रहे हैं नाक आप, सही है। तो कहते हैं ना कि घूम करके पकड़ना नहीं, इसमें आप घुमा करके ही पकड़ो, सीधे ही पकड़ो, ताकि कोई भी मुझसे ये मत कहना कि सर बस 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से 2 नंबर से रहने वालों की सबकी यही कहानी है, क्यों क्या करते हैं, सीधा नाक पकड़ते हैं, बस यही है यही है। अरे यार इसमें ये था, प्रॉपर्टी के आगे मूवेबल नहीं लिखा था, ऐसा लिखा था, गलत पढ़ लिया मैंने, ओहो। अब क्या होगा? कुछ भी कर लो आप, गई गाड़ी, 1 साल का इंतजार करो। और वो एक गलती जो आप लोग काफ़ी, क्योंकि उम्र भी ऐसी हो चुकी है, समझदार हो चुके हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, तो बड़ा सोच समझ करके पैसा खर्च करते हैं। खासकर कोचिंग की फ़ीस में काफ़ी सोचा समझा जाता है, बाकी तो हम नहीं करते, हर जगह बिगाड़ते हैं पैसा। लेकिन यही स्टूडेंट ये नहीं सोचते कि अगर मेरा सिलेक्शन 1 साल भी लेट हो गया तो कम से कम मैं मॉनेटरी वाइज भी 10-15 लाख के पीछे आ गया। जो जिनका माइंड वैसे चलता हो तो कम से कम ऐसा सोच लो कि 1 साल अगर लेट ले रहे हो आप, 1 साल मजे से पीजी की मस्ती मार रहे हो, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो 15,000 रुपये नहीं है जो महीने का 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो पीजी में, कि क्या फ़र्क पड़ गया, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये खर्च हो गए, है ना। उसकी कॉस्ट सैलरी के रूप में कितनी है?
कम से कम मोर देन 10 लाख रुपीज़ होगी, वो ज़्यादा ही होगी इनिशियल लेवल पर। और दूसरा और भी उससे ज़्यादा पेनफुल क्या बताता हूँ, देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ बैठे XYZ नाम लेता किसी का, आप में से किसी X स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया इसी वाले एग्ज़ाम में और Y रह गया, Y का हुआ, अब वैकेंसी आएगी, 1.5-2 साल का डिफरेंस हो जाएगा सीनियोरिटी में। CGM कौन बनेगा पहले? जिसका पहले हुआ था। तो यहाँ पर जो दोस्त था वहाँ वो आपको हुक्म चला रहा होगा, हाँ कितना डिस्पोजल हुआ जी सर। ये एक अलग तरीके का दर्द है जो आपको होगा जब आपके जूनियर जो आपसे LLB बाद में कर रहे हैं या जो आपके साथ कोचिंग कर रहे थे उनका पहले हो गया और आप बन गए उनके जूनियर। ये पेन पूरी ज़िंदगी चलेगा, फिर हमें चलेगा यार क्या है यार, 1 साल और पढ़ लेता ढंग से, है ना, थोड़ा कर लेता। तो कई दूसरा क्या है उसका, और दूसरा पेन कौन सा था, दूसरे का प्रमोशन जल्दी हो जाए, वो ADG जल्दी बन गया, हाई कोर्ट के चांस उसके ज़्यादा बन गए और हम वहीं लटकते जा रहे हैं। तो वहाँ पर जा कर के जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा नया पेन यही आता है कि हमारा प्रमोशन कब होगा और उसका प्रमोशन तो नहीं हो रहा, उससे पहले हम बन जाएं, हम इस तरीके के चीज़ें आती हैं। आप पूछना अपने दोस्तों जो बने होंगे जज, उनके दिमाग में क्या चलता है प्रमोशन अब। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि हाई कोर्ट तक के चांस किसके ज़्यादा हैं, कौन कितने साल तक ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जज बन के मजे कर सकता है। तो जितना जल्दी करेंगे आप उतना आपके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल लेट हो जाएगा, 1 साल ही खत्म नहीं हो रहा, बहुत कुछ खत्म होता है। पार्टनर का बता चुका मैं आप लोगों को। आर के डालमिया में क्या था, 1 पार्टनर इज गिवन अथॉरिटी बाय द अदर पार्टनर्स टू कलेक्ट मनी और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, एक पार्टनर का क्या करना था, प्रॉपर्टी कलेक्ट, पैसा कलेक्ट करना था बाकी के बिहाफ पर। तो ये कहा जाएगा कि ही इज इंटरेस्टेड विद द डोमिनियन ओवर दैट प्रॉपर्टी एंड इफ ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स। ये पढ़ चुके हैं पहले भी, दोबारा आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध हम सब लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिया। हाँ, ऑफिस काम में ऑफिस लैपटॉप को, ऑफिशियल लैपटॉप को अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करना, उसको ऐसी चीज़, खतरनाक चीज़ लिख कर आती है ना। हाँ देखिए, अगर हम उसको, क्या एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, चलिए इसको टेक्निकली देखते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं, है ना। तो क्रिमिनल ये ऐसे मानते हैं कि अगर कोई बैंक का एम्प्लॉई है, कोई भी एम्प्लॉई है, उसको लैपटॉप दिया गया है ऑफिशियल यूज़ के लिए और वो उसको पर्सनल यूज़ में करता है, तो उसके लिए वो क्या ऑफेंस हो सकता है, इसको ऐसे सोचते हैं। दिस इज़ द ऑफेंस। क्या थेफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्सटॉर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। रॉबरी नहीं हो सकती। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है? तो दिस प्रॉपर्टी वॉज इंटरेस्टेड टू हिम, तो इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई कमांड ऑफ लॉ है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको उसको इस तरीके से यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या ये इम्प्लाइड है कि वो जो है अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल यूज़, बिल्कुल पर्सनल यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये स्पष्ट रूप से देखा जाए क्योंकि ये इम्प्लाइड भी है इतना कि आप 2-4 मेल अपनी हल्का फुल्का काम, ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रोफेशनल यूज़ अलग होता है चीज़ों का। देखो मैंने अपनी मेल चेक कर ली, कोई अपना कुछ सर्च कर ली, वो पर्सनल यूज़ होना, है ना। एक होना उसको उस तरीके से डिसऑनेस्टली, मतलब डिसऑनेस्टली यूज़, पर्सनल यूज़ होना चाहिए ना, जिसमें पर्सनल जो यूज, हाँ इंटरेस्टमेंट में। अब मैंने मेल चेक कर रहा हूँ, मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ कुछ, तो ये एक तरीके से पर्सनल यूज़ हो गया। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट, यहाँ पे नहीं है। डिसऑनेस्टली यूज, तो क्या यूज तो मैं कर रहा हूँ, तो कैन इट बी सेड टू बी डिसऑनेस्टली, एम आई कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टली वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पर देखा जाएगा और ये मिसिंग है। तो इन दिस केस यू आर नॉट कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो एक कंक्लूजन पर कैसे आया जाता है, ऐसे ये सोच है, इस सोच को डेवलप करना है हमने। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, तो भावनाओं में बह गए हम। मेरे दिमाग में एक बार तो मैंने सोचा ना सर को, तो फिर मैंने
सारे पॉइंट्स पर उसको टेस्ट किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने हमको वो वे दिया, वे ऑफ थिंकिंग कि हमने कैसे कैसे चेक किया। इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, यूज ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा था, अनऑथराइज यूज था, लेकिन फिर भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन का एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग था। अच्छा, इनका केस ये है कि एक केस हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे लाल का थेफ्ट के केस में। उसके फैक्ट्स ये थे कि गवर्नमेंट की जो फाइल थी वो उसको दे दी गई, आउटसाइड दे दी गई अनऑथराइज तरीके से, और उसने 2-3 महीने पास रखी, उसने वापस कर दी। सही है, हाँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर ये कि इनका कहना है कि थेफ्ट यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं माना जाना चाहिए। सही है, तो जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, प्रॉपर्टी शुड बी इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड, और यू शुड बी इन दी डोमिनियन, है ना। तो अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है दैट वाज नेवर इंटरेस्टेड, जो प्रॉपर्टी दे रहा है दैट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम, तो ये इंटरेस्टमेंट का ही एलिमेंट इसमें नहीं आया है। आपके डोमिनियन में नहीं थी, ऑफिस आपका नहीं था, ऑफिस के डोमिनियन में, किसके ऑफिस डोमिनियन में है, वो जो वहाँ का बॉस है, तो जो वो उसको सप्लाई कर रहा है, जो एम्प्लॉय है जिसने वो प्रॉपर्टी आगे दी, उसको इंटरेस्टमेंट नहीं हुआ उसको प्रॉपर्टी का। तो ये यहाँ पर आप इसी पे चेक करोगे कि वेदर देयर वाज ए इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट। आंसर इज नो। कोई पर्सन अपने सेल्फ डिफेंस में किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है तो इसमें पनिशमेंट क्या मिलेगा। ये ऐसी बात हो रही है कि राम कथा में ईद की बात कर दी तुमने। अभी जो ऑफेंस चल रहा है, मुझे लगा कि तुमने इसकी बात करनी चाहिए ना। हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं पूर्वा, देखिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस कहीं और कोचिंग में होती होंगी। हर सेक्शन को पढ़ा करके, हर प्रोविजन को पढ़ा के मैं पूछता हूँ कि भाई मुझसे पूछ लो, लेकिन एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आप ना आउट ऑफ सिलेबस ना जाए, क्योंकि फिर जब आप वीडियो, इसका रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना, अभी तो सर ये पढ़ा रहे थे, फिर दूसरे कैसे पहुँच गए, कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर वो। तो अभी हम इसी की बात करते हैं पूर्वा। चलिए इनकी क्वेरी बताता हूँ कि कोई ऑफिस का सेटअप है बैंक का, उसमें 4 कैश काउंटिंग मशीन्स हैं और 6-7 कैशियर, और उनका काम वही है जो कैशियर काम होता है, वो पैसा रिसीव करेंगे, काउंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उनमें से कोई एक कैशियर उस मशीन को जा कर के बेच देता है, ठीक है, तो ये ऑफेंस क्या हुआ। सही है, तो अब आप इसमें देखो कि जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कौन सा हुआ, प्रॉपर्टी इज व्हाट द मशीन। तो इन केस में ईदर देखिए, जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी दी जाती है ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो बाकायदा उसका रिकॉर्ड बनता है कि आपको लैपटॉप दिया जा रहा है या आपको मशीन दी जा रही है, वॉटेवर, या तो फिर ये इंटरेस्टमेंट का केस होगा या डोमिनियन होगा, इसमें तो कोई पॉइंट रहा नहीं। प्रॉपर्टी इज इन देयर कस्टडी, दे आर स्पेसिफिकली यूजिंग इट। और जैसे आप कह रही हैं कि वो यहाँ का बेचता है, तो यानी कि वो डिस्पोज करता है, और जाहिर बात है उसका डिस्पोजल बताता है कि डिसऑनेस्ट डिस्पोजल है, तो आंसर इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ठीक है, और कुछ। चलिए अब मैं अपूर्वक, कोई पर्सन अगर सेल्फ डिफेंस में किसी पर्सन की डेथ खारिज कर देता है तो इसमें पनिशमेंट क्या मिलेगा। चलिए बताइए भाई। एक अपूर्वा कहती हैं कि किसी व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी की डेथ कर दी है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो देखिए क्या किया उसने, डेथ की है, और उसने की है सेल्फ डिफेंस। कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे समझना चाहिए। डेथ करने में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, कल्पेबल होमिसाइड आता है, मर्डर आता है, या कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस आता है। 3 ही है ये। अब हम समझते हैं इसको। देखिए आपने डेथ तो करी है, तो यहाँ पर डेथ करने का ही मतलब है कि सेल्फ डिफेंस में करें, तो नेग्लिजेंस का मामला तो नहीं है ये, तो इधर इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड और इट विल बी मर्डर। अब सेल्फ डिफेंस से बात करते हैं कि क्या सेल्फ डिफेंस में डेथ करते हैं तो क्या पूरी तरह से एक्सक्यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे, सेक्शन 100 था आईपीसी का, अब ये सेक्शन हो गया है आई थिंक
37 देख लीजिए एक बार आप, 37 है BNS का। 30 when you can cause death, 37 ही है, when you can cause death in private defense, 38 है, let me check it, when the right of private defense of body extends to causing death, तो ये है सेक्शन 38। सेक्शन 100 तो IPC का था। if your case is covered under section 38 BNS or section 100 IPC, in that case you have right to cause death in your self defense, so then offense is no offense। एक प्रीमाइस हो गया पूर्व, तो ये हो गया नो ऑफेंस। ठीक। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि आपको राइट नहीं था, लेकिन बट योर केस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 101, एक्सेप्शन नंबर बताओ कौन सा है सेल्फ डिफेंस का, एक्सेप्शन 3 है। यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बट यू एक्सीडेड दैट, ठीक है, विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन एंड कॉज द डेथ। 2 है, सॉरी, थर्ड तो पब्लिक सर्वेंट का है। तो देयर इज सेक्शन 101 एक्सेप्शन 2, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आपने एक्सीड कर दिया, तो अगर आपने ये एलिमेंट आपके प्रूव हो जाते हैं, सारे कवर्ड हो जाता है, तो आपका जो ऑफेंस होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्लॉज देख लीजिएगा। अब मान लीजिए आपका केस जो है इसमें भी नहीं आता है ना, यानी कि एक्सेप्शन 2 का लाभ भी आपको नहीं मिलता है, फिर ये देखा जाएगा कि ग्रेविटी के हिसाब से वो मर्डर भी हो सकता है, राइट। बस तो इस तरीके से आप इसको देखते हैं। कोई एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता कि भाई सेल्फ डिफेंस कहते ही कि आंसर इज 0 पनिशमेंट। तो डिफरेंट सेल्फ डिफेंस में ये देखा जाएगा कि क्या केस कवर्ड सेक्शन 38 में था या 100 IPC में था, या फिर वो केस जो है एक्सेप्शन नंबर 2 सेक्शन 101 के जो कवर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड द ऑफेंस एंड देन पनिशमेंट। गॉट इट अपूर्वा। अगर सेम अगर प्रॉपर्टी का डिफेंस करना है तो सेक्शन 41 में चले जाएंगे आप ऐसे। सो कर लेंगे आप लोग। चलिए, अभी आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।